बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहजाद इकबाल जाने माने एंकर पर्सन हैं, जियो न्यूज़ पे प्रोग्राम भी करते हैं। उन्होंने कहा है 8 फरवरी को चैनल्स को हिदायत थी पार्टी पोजीशन नहीं दिखानी। चंद मिनट के लिए एक्सप्रेस पर पार्टी पोजीशन चली जिसमें पीटीआई आगे थी तो सख्त रिएक्शन आया। ये क्यों चला? फिर था कि इंडिपेंडेंट पीटीआई नहीं कहना ताकि दीगर आजाद और पीटीआई आजाद में कंफ्यूजन रहे। कराची रिजल्ट पर भी बात ना करने की हिदायत थी। ये शहजाद इकबाल साहब बता रहे हैं कि इलेक्शन डे पर क्या हो रहा था। अब जाहिर है ट्रांसमिशन का हिस्सा थे। अब देखिए किस तरह से वारदातें की गई हैं इदारों की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कि रिजल्ट ही नहीं दिखाने। पीटीआई सबसे आगे थी, दिखाना नहीं है, बताना नहीं है। फिर आजाद ही रखे उनको। जो काजी फाइसा से काम लिया गया था कि बल्ले का निशान छीना तो कंफ्यूजन रहे ताकि इधर से उधर कर सकें। कराची का भी नहीं बताया, आप बताना। सारा कराची जो है वो तहरीक इंसाफ को वोट कर रहा है, नहीं बताना। वो फिर आपने एमक्यूएम के पलड़े में जो डालने थे। तो ये सब गवाहियां आ रही हैं, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन पतन की रिपोर्ट आप देखें कि 64 नए तरीके निकाले वारदात के, धांधली के। और अब शहजाद इकबाल तो वो हिस्सा थे उस ट्रांसमिशन का जो सब कवर कर रहे थे। और फिर बाकी चैनल्स के साथ क्या हुआ, सारी कहानी शहजाद इकबाल ने सुनाई है। मैं आपको ब्रॉडर लाइंस बता देता हूं कि उस दिन क्या इंस्ट्रक्शंस थी ओवरऑल वीडियो में। एक तो ये कि पार्टी पोजीशन आपने नहीं दिखानी है, यानी बड़ा सिंपल होता है। इसमें बड़ी मेहनत हुई थी। तमाम चैनल जो है वो सालों साल मेहनत करते हैं, अपने ग्राफिक्स डिजाइन करते हैं। 6 महीने पहले, 3 महीने पहले टेस्ट हो जाते हैं क्योंकि हजारों की तादाद में रिजल्ट्स आ रहे हैं। आपने सिस्टम में डालने हैं, आपका सिस्टम में बैठ जाए, फिर ग्राफिक्स में काम होता है। तो ये इंस्ट्रक्शन आ गई कि पार्टी पोजीशन आपने नहीं चलानी है। अच्छा, इतनी मेहनत की हुई महीनों से, लेकिन आपने पार्टी पोजीशन नहीं चलानी। सब तैयारियां थी। और फिर अपने रिपोर्टर्स के जरिए, दीगर लोगों के जरिए वहां पर हर स्टेशन पर इलेक्शन कमीशन में अपने रिपोर्टर्स बैठाए होते हैं कि रियल टाइम में जैसी ही पोलिंग खत्म होती है फौरी रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। फॉर्म 45 का सबको पता लग रहा होता है। आ गए, वो पोलिंग बूथ से बाहर निकल रहे होते हैं लोग, सारा नोट हो रहा होता है। फॉर्म 45 फलां 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 सारा कुछ मिला होता है, सारे अनाउंस हो जाते हैं मिनटों में। और दौड़ लगी होती थी चैनल्स में कि पहले कौन अनाउंस करेगा, पहले कौन अनाउंस करेगा। लेकिन इस दफा इंस्ट्रक्शंस थी, चुप करके बैठ जाओ, रिजल्ट कहीं और बनने हैं। और मुझे याद है एक्सप्रेस पर एक थोड़ी सी देर के लिए, कुछ मिनट के लिए वो चल गया था पार्टी पोजीशन। इस वक्त पीटीआई शायद 115 पे थी, 120 पे थी, आई डोंट रिमेंबर। बट वो बड़ा इशू बन गया था कि ये कैसे चला, और फिर दैट वेंट वायरल। अभी फाइनली हुए थे 115 120 पे पीटीआई आ चुकी थी, बहुत आगे थी। और फहीम अख्तर मलिक जो कि सबसे अहम बड़े रिपोर्टर्स में माने जाते हैं, जो इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं, वो बता रहे हैं कि रात को किस तरह वारदात डली। इलेक्शन कमीशन के अपने लोग हमें बताते रहे कि वो जनाब तहरीक इंसाफ तो 2 तहरीक सरीत की तरफ जा रही है। तो उसके बाद फिर अचानक सब कुछ बदला गया। दूसरा रफ्तार जिसके लिए पता नहीं सुता काम करी थी, नहीं करी थी, लेकिन फरहान मलिक साहब उसको एक लाइव वो भी कर रहे थे उसपे। उन्होंने पार्टी रफ्तार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी हो रहा था। फिर उनके जो आप देखें कि फरहान मलिक, उनको भी पेशियां भुगतनी पड़ी हैं, बाहर जाने से उनको रोक दिया गया। ये सब कुछ हुआ है। तो जो भी हकीकत सच दिखाएगा उसके लिए मुश्किलात है। पोजीशन चलानी थी। उनका वो ग्राफ की पिक्चर जो है ना, वो वायरल क्योंकि कोई दे नहीं रहा था। वरना तो वो तो इलेक्शन आपको पता है, चाहे भी यूएस इलेक्शन देखे आपने, हम सब देखे होते हैं, रिपब्लिकन्स की कितनी सीट्स हैं, डेमोक्रेट्स की कितनी सीट्स हैं, कौन आगे कौन पीछे, तो वो चलने से अच्छा ये ना मुझे कोई नहीं आपने बताना ग्राफ में कहां पर कौन पार्टी किस तरह है, क्योंकि हर जगह पर फिर वो तहरीक इंसाफ आगे आ रही थी। रफ्तार ने भी दिखाया तो वो इतना शेयर हुआ, वो जनाब शोर मच गया। जब इसे माना गया था यू स्मार्ट पीपल स्मार्ट, तो वो नहीं कर सकता। दूसरा ये था कि पीटीआई इंडिपेंडेंस ना कहे। अच्छा, ना कहे। ओके, हमने तो ऑब्वियसली डिवाइड किया था। हमें पता था कि एक जेन्युइन इंडिपेंडेंट है जिनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, और एक पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट है, वो आजाद उम्मीदवार जिनको पीटीआई सपोर्ट करती है। ठीक है, हमें पता था। निशान तो सबके अलग-अलग थे, सुनो तो किसी के पास। तो पीटीआई इंडिपेंडेंस आप ना, इंडिपेंडेंट इज इंडिपेंडेंट कहे, पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट ना कहे ताकि कंफ्यूजन रहे। तो उस लिहाज से इंडिपेंडेंट भी तारीख में सबसे ज्यादा सीटें लेंगे, तो इंडिपेंडेंट ही गवर्नमेंट बन जानी थी। ये भी कहा कि बस इंडिपेंडेंट रखे। पीटीआई जिनको सपोर्ट करिए, कोई बल्ले का निशान नहीं था तो उनको भी इंडिपेंडेंट कहा गया। तो वो भी नहीं, आपने नहीं कहना, पीटीआई का कहीं जिक्र नहीं करना, ताकि कंफ्यूजन है कि यार ये तो आजाद है, इसमें पीटीआई के कितने हैं, इसमें नॉन पीटीआई कितने हैं, वो ना पता चले। फिर एक ये था कि कराची के जो रिजल्ट्स हैं जी, उस हवाले से, और ये सिर्फ इस इलेक्शन में नहीं, 2018 में भी आप देखें कराची के रिजल्ट्स रो के रखे थे। इसलिए मैंने अपने ट्रांसमिशन में भी कहा था कि कराची पे तो ऐसा लगता है कि फिर फैसला किया जाता है कि अभी किसको देनी है, किसकी जरूरत है, व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। 20 सीटें वहां पे हैं और उसके साथ अगर आप ऐसा करें, कराची के रिजल्ट्स तो रोक के रखे गए कि किसको देने किसको नहीं देने। ये सब कुछ होता रहा है इलेक्शन में। तो जनाब ये तो वारदात का एक किस्सा है, लेकिन वो कहते हैं ना सब फड़े जानेंगे, गाना आपने शायद सुना हो, सब फड़े जानेंगे। आप देखें अभी इन्होंने क्या क्या वारदातें डाली हैं, क्या कुछ किया है। अच्छा, अब ट्रंप जो नरम गोशा इमरान खान के बारे में रखता है, इसकी अक्कासी जरूर होगी। वॉशिंगटन से सरकारी तौर पर इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज बुलंद होगी, जो कि ट्रंप के साथियों ने तो कर भी दी है। और माजी में पाकिस्तान को जब भी अमेरिका से इस किस्म की कॉल आई तो आपने मानी। मैंने कहा था ट्रंप जब पाकिस्तान की तरफ देखता है तो इसे एक ही शख्स नजर आता है जिसका नाम इमरान खान है।
ये बात मुशाहिद हुसैन सईद साहब ने दोहरा दी और उन्होंने कहा कि मैं वो वाहिद आदमी हूं जिसने 1.5 साल पहले पेशगोई की थी कि ट्रंप जीतेगा। दूसरी मेरी पेशगोई ये थी कि वो इमरान खान की बात करेगा, और अब उनके लोगों ने करना शुरू भी कर दिया है, उसकी टीम के लोगों ने, तो वो करेगा तो जरूर। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जब अमेरिका की तरफ से कुछ कहा जाए और यहां ना माना जाए। ये बात मुशाहिद हुसैन सईद साहब ने टीवी प्रोग्राम में कही है। इसके साथ जनाब बहुत ही अफसोसनाक खबर है, डॉन के ब्यूरो चीफ है सनाउल्लाह साहब, उन्होंने अपने वीलॉग में जिक्र किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन को जिस तरह निकाला गया, लगभग 3000 मुलाजमीन को, डेली वेजेस मुलाजमीन को, तकरीबन ये कोई ऐसे भी इनमें हैं जो 15 से 20 साल से काम कर रहे थे, 15 से 20 साल। अब इतना अरसा काम करके कोई आसान नहीं होता बंदा कोई और काम कर सके, फिर निकालना था, शुरू में निकाल देते, कुछ इसका करते, अब निकाला है, जबकि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन खसारे में नहीं जा रहा, ये खसारे में इदारा नहीं है। फिर आप देखें इनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बन चुकी हैं, पाकिस्तान के तमाम इलाकों, मुख्तलिफ इलाकों में यूटिलिटी स्टोर्स काम कर रहे हैं। अब इनको अचानक निकाला गया, तो इसमें जुनैद कुरैशी नाम के एक थे साहब, उन्होंने अपनी जान ले ली। जुनैद कुरैशी ने तंग आके हालात से कि ये लोग इतने परेशान है कि रमजान मुबारक सर पर है, फिर ईद भी आएगी, तो रमजान के लिए किस तरह रोजे रखेंगे, कैसे गुजारा करेंगे। एन रमजान से पहले इनको ख्याल आया था हजारों लोगों को बेरोजगार कर दें, और ये नहीं होता कि एक शख्स आप बेरोजगार कर रहे हैं, आप उस खानदान से सब कुछ छीन रहे हैं। कोई अमीर कबीर लोग तो नहीं थे, कोई पार्लियामेंटेरियन नहीं थे जिनकी लाखों रुपया तनख्वाह थी, डेली वेजेस मुलाजमीन थे। अब आप देखें वो अपने वालिदैन का, बच्चों का, दीगर लोगों का किस तरह ख्याल करेंगे। इन्होंने सोचा है हुक्मरानों ने? नहीं, इनको कोई फिक्र ही नहीं है, ये तो महल्लात में रहते हैं। बगैर सोचे समझे इन्होंने अचानक से कर दिया। आप उनके लिए कुछ जिस तरह होता है कि कोई इंतजाम आप मुतबादिल कर लें, आपको डेडलाइन है, ये है, वो है, कुछ ना कुछ किया जाए, कुछ भी नहीं किया। अब उसमें जुनैद कुरैशी ने अपनी जान ले ली, वो हालात से तंग आकर। सनाउल्लाह साहब ने खबर दी है, और यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन ये कह रहे हैं, इनकी तंजीम ये कह रही है कि इसका मुकदमा हम हुकूमत के खिलाफ करेंगे, यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया के खिलाफ करेंगे। उन्होंने मुकदमा दर्ज करने का ऐलान कर दिया है, और डॉन के ब्यूरो चीफ ये कहते हैं कि जी बिल्कुल ये होना चाहिए, मुकदमा इन्हीं के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, और जिन्होंने फैसले लिए हैं इस तरह से अचानक, उन्हीं के खिलाफ होना चाहिए। ये इतना बड़ा जुल्म किया है इन्होंने, बगैर सोचे समझे ये इस तरह से कर देते हैं, और अपनी तनख्वाहें बढ़ाते चले जा रहे हैं। अभी नेपरा के बारे में खबर आई कि जी उन्होंने हुकूमत की इजाजत के बगैर अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं। जब वो हुकूमत बढ़ा रही है तो ये भी बढ़ाएंगे, सब लोग अपनी तनख्वाहें बढ़ाएं, बस गरीब को मार दे, गरीब को कुचल दे। जो मैंने अर्ज किया ना, सब फड़े जान गए। इसमें असद मलिक साहब, अगेन ये डॉन के रिपोर्टर हैं, इन्होंने भी वीलॉग किया है, और इन्होंने बताया कि जी जो इंपोर्ट किए गए हैं, कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब लाहौर से इस्लामाबाद उनको लाया गया, इनकी अहम पोस्ट इनको दी गई। अब उनका स्टाफ जो है वो लोगों से मतलब बदतमीजी कहें, वो एडवोकेट जनरल को कुछ नहीं समझ रहा, किसी को कुछ नहीं समझ रहा, अजीब व गरीब सूरत हाल है, और इस तरह से ज्यादा अरसा चल ही नहीं सकती। वो देखिए, एक जो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल वो ये हुई कि जब इनका जो स्टाफ है, जो जज साहब है बेंगलुरु से आए, साथ अपने स्टाफ भी जो है काफी लंबा चौड़ा स्टाफ लेकर आए, तो कल जब इनका नोटिफिकेशन हुआ तो वो इस तरह से वो अदालत में जो है वो भी साथ में गए हुए थे उनके साथ होते, क्योंकि जब सरकारी की तकलीफ पड़ी तो उनके साथ में वापस आए, तो उनकी चाल ढाल और उनका जो तरीकाकार था, मुझे लग रहा था कि जैसे उन्होंने शायद एक बहुत बड़ा किला फतह कर लिया है। वो किला फतह कर लिया, वो कोई शहनशाह है, बादशाह है। स्टाफ का ये हाल है तो बाकी तो आप छोड़ ही दीजिए। ये असद मलिक साहब ने अपना जिक्र किया है, तो यही है, जब उनको पता है कि ना कारकर्दगी पर, ना सीनियरिटी पर, ना कुछ और पर, किसी और वजह से आए हैं, तो फिर वो जो मर्जी करते रहे, जिस तरह से मर्जी चले। ये असद मलिक साहब ने ये सारा किस्सा सुनाया है, अपने वीलॉग में पूरी तफसील इनकी है, ये बड़े मुस्तनद रिपोर्टर हैं। आखिर में आ जाइए जनाब बीबीसी की तहलका खेज रिपोर्ट पर, जबरदस्त रिपोर्ट बांग्लादेश के हवाले से। आपने देखा बांग्लादेश में एक इनकलाब किसी कैफियत, नौजवान निकले, तलबा निकले, और शेख हसीना वाजिद का इक़्तिदार ऐसे उड़ा दिया, और जो पाकिस्तान में जिस तरह यहाँ चल रहा है मामला, बिल्कुल शेख हसीना उसी तरह ऑपरेट कर रही थी, और उसी तरह जुल्म और सितम, उसी तरह छापे, गिरफ्तारियां, गोलियां चला दी गई, लोगों को मार दिया गया। तो फिर अचानक वहां पर एक इनकलाब की कैफियत आ गई। अब जो तलबा आगे आगे थे, जो ये एक रेवोल्यूशन सा लेकर आए, वो क्या कहते हैं? बांग्लादेश के तलबा जो इमरान खान और दोगान की तरह मकबूल सियासी जमात बनाना चाहते हैं, ये पूरी रिपोर्ट बीबीसी ने शाया कर दी है कि बांग्लादेश के तलबा चाहते हैं कि हम स्टडी करें इमरान खान को, कि वो किस तरह से उसने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, किस तरह उसने दो पार्टियों का खात्मा किया। पूरी बीबीसी में इसकी तफसील है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ये सियासी खानदान थे, पैसा, दौलत, असर और रसूख, दिहाइयों से ये काबिज। तो ये किस तरह से हो गया कि एक बंदा उठता है और उसने एक जमात बनाई, और
उसने उनको शिकस्त दे दी, तो उसको स्टडी करने की तरफ बात कर रहे हैं। अर्दोगान को स्टडी करने की बात कर रहे हैं कि जी हमने भी इसी तरह इंसाफ का, बराबरी का, इन चीज़ों का निज़ाम लाना है, तो उसको वो स्टडी कर रहे हैं कि हम किस तरह इसको लेकर आएँ, आगे बढ़ें। और ये कह रहे हैं जी अब एक नई जमात उभरेगी, वरना 2 ही जमातें बांग्लादेश में चल रही थी, ज़्यादातर ये देखा था। तो उसके बाद अब एक नई जमात उन्होंने किस तरह से लानी है, किस तरह उसको आगे लेकर चलना है, तो इस पर बाकायदा इमरान खान पर स्टडी की गई है, उसकी जमात पर स्टडीज़ कर रहे हैं, एक एक चीज़ को वो देख रहे हैं कैसे शुरू है, क्या करना है और हमें क्या करना है। तो वहाँ पर इमरान खान को रोल मॉडल बनाया जा रहा है, जहाँ भी अवामी ताकत से लोग चीज़ें बदल रहे हैं। और यहाँ हमने कहा नहीं जी ये फलाही काम इसने किए, इसने सियासत में यानी बड़े बड़ों को पिछाड़ दिया, इसको जेल में डालो। ये नया कहाँ से आ गया? यहाँ खानदानों का राज होता है, यहाँ डीलों का राज होता है, यहाँ और तरह से हम चलते हैं। यहाँ अवाम की बात नहीं करनी। अभी आपने शहजाद इकबाल साहब की बात सुन ली ना कि क्या क्या इलेक्शन में किया गया। तो देखते हैं कि अब दुनिया फॉलो कर रही है, दुनिया इस चीज़ को देख रही है, तो पाकिस्तान में कब तक इस तरह से जबर और दबा कर चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।